नमस्कार, मी आहे आरजे शोनाली. सिटी टॉक्स पॉडकास्टमध्ये आपण त्या पर्सनॅलिटीशी बोलतो ज्यांचा एक्सपिरियन्स आणि लाईफ जर्नी यातनं ते कसे घडलेले आहेत ते आपल्याला समजतं. आणि महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे की त्यांच्या ग्रोथमध्ये केवळ नंबर्सचा गेम नसतो, तर माइंडसेट आणि पर्पज यावरती सुद्धा त्यांची जर्नी ही पुढे जात असते. आणि आजचे आपले गेस्ट आहे जे मागील 40 वर्षांपासून KSB सारख्या जागतिक ब्रँडसोबत जोडले गेलेले आहेत. अर्थातच मिस्टर राजीव जैन सर, KSB इंडियाचे MD आणि वेस्ट एशियाचे रिजनल प्रेसिडेंट, ज्यांच्या लाईफमधून आपल्याला हे शिकायला मिळतं की प्रत्येक लीडरनी त्यांच्या लाईफमध्ये विजन आणि हार्डवर्क या जोरावरती आपण एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाईफमध्ये नक्कीच काहीतरी अचीव्ह करू शकतो. सिटी टॉक्स पॉडकास्टमध्ये आपल्यासोबत आहेत मिस्टर राजीव जैन सर, KSB इंडियाचे MD आणि वेस्ट एशियाचे रिजनल प्रेसिडेंट. आणि सांगायला खूप भारी वाटतं की सरांची जर्नी जी आहे KSB सोबत सुरू झाली होती ट्रेनी इंजिनियर म्हणून, आणि आज सर MD आहेत आणि मागील 40 वर्षांपासून ते KSB सोबत जोडले गेलेत. अर्थातच त्यांचा KSBचा प्रवास, त्याचबरोबर त्यांच्या लाईफच्या व्हॅल्यूज, त्यांचा पर्स्पेक्टिव्ह आणि काम करतानाचा त्यांचा माइंडसेट काय आहे हे सगळं आपल्याला जाणून घ्यायचं आहे. सर, अगदी मनापासून तुमचं सिटी टॉक्स पॉडकास्टमध्ये स्वागत आहे. धन्यवाद सोनाली, धन्यवाद रेडिओ सिटी, तुम्ही ही संधी दिली. मी खूप आभारी आहे आणि आज खूप उत्साहित आहे. तुमचं बालपण हे पुण्यात नाही गेलंय, मुंबईत गेलंय, बरोबर? मुंबईमध्ये गेले, पण तुम्ही पुण्याच्या प्रेमात होता. इंजिनिअरिंग करून मुंबईला गेलो होतं, पण 6 महिने तिथे जॉब केलं. मग नंतर पुण्यामध्ये आलो, अप्लाय केलं KSBमध्ये GET म्हणून आणि सिलेक्शन झालं. वाव. सो मॅनेजमेंट ट्रेनिंग ते MDचा प्रवास हा निश्चितच खूप शिकण्यासारखा असणार आहे. खूप अप्स अँड डाऊन्स आले असतील. या सगळ्या प्रवासाकडे आपण वळण्याच्या आधी स्कूलमध्ये असताना तुम्ही कसे होतात? म्हणजे एकदम स्टडियस होतात की खोडकर होतात की तुम्हाला अभ्यास करण्यासाठी सतत मागे लागावं लागायचं? स्कूल में मैं बहुत वैसे आई वॉज अ वेरी स्पोर्ट्स फैनेटिक. ओके. तो स्कूल में ज़्यादातर मैं स्पोर्ट्स में बहुत पार्टिसिपेट करता था और स्टडीज़ में कम ध्यान था मेरा. स्टडीज़ में धीरे धीरे जैसे क्लास बढ़ती गई वैसे वैसे थोड़ी सीरियसनेस आई. बट आई वुड से स्कूल में मैं थोड़ा मिक्स था, स्टडीज़ और स्पोर्ट्स में ज़्यादा था, स्टडीज़ में थोड़ा कम. 10 के परसेंटेज कितने थे सर? 10 के परसेंटेज मेरे 78 थे. एंड 12th? PCM में 89 थे. फादर ने बहुत स्ट्रिक्ट थे हमारे, तो फादर ने पढ़ाई के लिए बहुत हमारे ऊपर ध्यान दिया और इसलिए मेरे ख्याल से थोड़े बहुत ठीक ठाक नंबर आ गए. अदरवाइज तो हम स्पोर्ट्स में ही ज़्यादा था और खेल कूद में ही ज़्यादा ध्यान रखते थे. क्या बात है सर. आपने पहले इंजीनियरिंग किया है, उसके बाद फिर आपने मैनेजमेंट किया है, राइट? बिल्कुल. तो उस वक्त गोल क्या था? मतलब कौन से फील्ड में जाना था, क्या करना था? ऐसा कुछ इतना सोचा नहीं था. इंजीनियर बन गए, मैकेनिकल इंजीनियर. मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बाद जॉब करने की सोची और जॉब KSB में ज्वाइन हो गए एज ए GET. और सोचा कि थोड़ा मैनेजमेंट स्टडीज़ भी करनी चाहिए, क्योंकि शुरू से ये एम था कि आई विल नॉट बी अ वेरी टेक्निकल फील्ड, आई विल बी मोर इनटू मैनेजमेंट साइड. सो दैट मोटिवेटेड मी टू डू अ मैनेजमेंट कोर्स एंड आई जॉइंड सिम्बोसिस वेयर आई डिड माय मास्टर्स इन मैनेजमेंट स्टडीज़. अमेजिंग. सर, बचपन की या फिर कॉलेज डेज की कोई ऐसी मेमोरी है जिसे आप याद करते हो तो सर कि यार मतलब क्या कर दिया था मैंने, तो है वो कोई किस्सा याद आता है? स्कूल में तो खैर काफ़ी मस्ती करी थी, बट इंजीनियरिंग कॉलेज का एक किस्सा है जो बहुत फ़नी है और जुड़ा हुआ है और मुझे हमेशा याद आता है. मैं सेकेंड ईयर में था इंजीनियरिंग कॉलेज में, और एक सडनली एक दिन हम लोग हॉस्टल में रहते थे. ओके. तो हॉस्टल में सडन सुबह उठा मैं और विंग से ऐसे अंगड़ाई लेते हुए निकला, तो सामने से देखता हूँ तो कौन आ रहे हैं? तो मेरे पिताजी आ रहे हैं सूटकेस लिए हुए. हाँ, तो एक सरप्राइज विजिट उन्होंने दी मुझे. और मैं बिल्कुल, मेरे होश उड़ गए. मुझे पता नहीं चला मैं क्या करूँ. हाँ, क्योंकि मैं बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड था. मैं सोचा पहले रूम में भागूं या उनको वेलकम करूं. बट कोई चारा नहीं, तो रूम में भागता तो सब पकड़ा जाता. तो उनको वेलकम किया, रूम में लेके आया मैं, और रूम में लेके आके बहुत शर्मिंदा महसूस किया, क्योंकि मेरे रूम में सारे पोस्टर्स सारे लगे हुए थे. और आपको वो चश्मे बदूर का सीन याद अगर हो तो मैंने फट से अलमारी से कपड़े निकाले और कील से वो पोस्टर को ढके. हाँ, तो वो बड़ा सीन. और आने के बाद पिताजी 5-10 मिनट तक चुपचाप रहे, स्तब्ध. उनको भी शौक लगा कि लड़के को क्या हो गया है. तो वो
वो वाक्य और वो मेमोरी मुझे आज तक याद है. And it was such a moment, but that was one of the memorable and funny incidences in my younger days, which I still remember a lot. बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट्स इस बात से रिलेट करेंगे कि हाँ पापा तो नहीं आए लेकिन ऐसा हो सकता है ना. सर इस मोमेंट के लिए राजेश खन्ना जी का कौन सा गाना हो जाए फिर? ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा. क्या बात है, क्या बात है, अमेजिंग. सर आता आपण जर तुमच्या जर्नीला पाहिलं, अगर आपकी हम जर्नी को देखते हैं तो क्या आपको लगता है कि बचपन का कोई वर्जन आपके अंदर अभी भी है जो आपको हेल्प करता है डिसीजन लेने के लिए या फिर आपके लीडरशिप के लिए? बिल्कुल. आई थिंक जो भी मतलब मैं अपने आप को रिफ्लेक्ट करता हूँ तो मैं जैसे ही बचपन में आई वॉज वेरी एक्सटेम्पर और वेरी जो भी मन में आता है वो मैं इमीडिएटली एक्सप्रेस करता हूँ. तो आई वॉज वेरी एक्सप्रेसिव एंड वही चीज़ मेरे लीडरशिप में आज भी है. मैं जब भी अपने कलीग्स एम्प्लॉयज से बात करता हूँ तो कुछ प्रिपेयर्ड नहीं रहता हूँ और जो भी मन में की बात होती है उनसे उनको कन्वे करता हूँ और उनको भी अच्छा लगता है क्योंकि मैं कोई बना चना के या स्पीच वगैरह ऐसा नहीं करता हूँ. मैं आई डू एवरीथिंग वेरी नेचुरली. तो वही चीज़ बचपन में भी थी. आई वॉज देयर एंड आई थिंक दैट कंटिन्यूज टिल टुडे आल्सो. सर एक स्टडी कहती है कि जो लोग अपने इमोशंस को सही टाइम पे सही तरीके से एक्सप्रेस करते हैं वो लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं. अच्छा है ना? आपने नोटिस किया? बिल्कुल. आई थिंक उसमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, मन में बोझ नहीं रहता है एंड बिल्कुल एज पीपल कैन सी एज यू आर. वेरी ट्रांसपेरेंट कि इसमें जैसे इमोशंस होते हैं अंदर वो बाहर दिखते हैं. वेरी वेल सेड सर. और एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि हमारी वाइब मैच होने वाली है और इनफैक्ट हो रही है. हम ट्विनिंग लाइक पीपल थिंक लाइकवाइज. थैंक यू सर. अगर हर लीडर की एक जर्नी होती है और जर्नी के पीछे एक स्मॉल स्टार्टिंग पॉइंट होता है और वो हमारे लाइफ का टर्निंग मोमेंट बन जाता है. आपको कब लगा कि हाँ ये मेरा पाथ है? मैं KSB में काम कर रहा था तो 1985 में ज्वाइन किया था. तो 1993 में हमारे एक MD थे डॉक्टर डर्नेडे KSB में. उन्होंने डिसाइड किया कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को जर्मनी भेजेंगे एम्प्लॉय एक्सचेंज प्रोग्राम में. तो फॉर्चुनेटली आई वाज द फर्स्ट वन सेलेक्टेड फॉर दैट प्रोग्राम एंड इट वाज जस्ट few months after my son was born and so I was selected to go to Germany to work there. Initially it was 1 year but due to whatever visa reasons I stayed there 3 months. तो I went there और वो मेरे लिए बहुत ही एक आई थिंक इतने यंग एज में एंड स्टार्ट ऑफ योर कैरियर एक इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली और मैं गया. मैं उधर अकेला रहा अपार्टमेंट में. तो नॉट ओनली वर्किंग इन जर्मनी, वर्किंग इन देयर कल्चर बट लर्न अ लिटिल बिट ऑफ कुकिंग. जो पहले कभी नहीं किया था. दाल चावल बनाने सीख गया और काम के अलावा. बट जो काम में मज़ा आया कुछ अलग कल्चर में देखने को मिला. जर्मन कल्चर्स में हाउ दे आर वेरी स्ट्रक्चर्ड, प्लान्ड एंड दे आर वेरी एफिशिएंट टू दैट वे. तो उधर काम किया और वही 3 महीने में हमको एक प्रोजेक्ट मिल गया, कोलैबोरेशन बिटवीन जर्मनी और इंडिया. हाँ, इतना अच्छा प्रोजेक्ट था. एक मलेशिया का प्रोजेक्ट था जहाँ पंप्स हमने दोनों कुछ कंपोनेंट्स उधर से आएंगे इंडिया से बना के हमने एक बॉयलर फीड पंप सप्लाई किया. तो 3 महीने बाद जब मैं वापस आया और मैं अपनी छोटी सी टेबल पे बैठा था ऑफिस में तो हमारे MD डॉक्टर डर्नेडे खुद अपने ऑफिस से आए और मुझे कहा कि मिस्टर जैन वेल डन, यू हैव अचीव्ड अ लॉट दैट यू हैव फर्स्ट प्रोजेक्ट ऑफ अ कोलैबोरेशन बिटवीन जर्मनी एंड इंडिया. और उस टाइम में MD से तो मिलना दूर और वो आए और उन्होंने मुझे ये कॉम्प्लीमेंट दिया. सो दैट मेड अ बिग इम्पैक्ट ऑन मी and I think I got fully attached to KSB. To have that kind of appreciation, I felt it was a game changer for me. Inside I changed. I felt so confident that without any kind of great preparation and things, I had gone there and just worked hard, worked closely with them and got success so easily and then got so much recognition due to that. तब आपकी एज क्या थी? 28, 29 only. It was a really
I would say beyond my expectation, beyond my dream. I never dreamt that I would have that success also in that period. It was और मुझे ऐसा लगता है कि वो टाइम होगा कि जिसमें आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया होगा। बिल्कुल। कि हाँ मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ जो मैंने कभी इसके पहले एक्सप्लोर नहीं किया था। Correct, right? Correct. That's why it gives you a different level of confidence. And I would say the leadership also to come and appreciate that. That makes a lot of impact on you. और यही चीज़ मैंने सीखी कि मैं I also tried to practice that, and because the impact it made on me actually, and you can feel it and you can relate with that, and that helps you to take that and take those learnings and implement that also in your life. वेरी ट्रू सर। सर आपका पहला जॉब एक्सपीरियंस कैसा था? KSB वाज फर्स्ट जॉब, इसके पहले कुछ आपने किया था? बिल्कुल, KSB वाज प्रैक्टिकली माय फर्स्ट जॉब। मैं इंजीनियरिंग करने के बाद NIT इलाहाबाद के बाद जब मुंबई आया तो आई जॉइंड RCF वेयर माय फादर यूज्ड टू वर्क आल्सो। तो वो 6 महीने में जमा नहीं, मुझे आइडेंटिटी नहीं मिली, सब मुझे जैन साहब के लड़के से जानते थे। तो फिर मैंने सोचा नहीं, दिस इज़ नॉट द राइट प्लेस, एंड एडवर्टीजमेंट आया न्यूज़पेपर में GET's KSB के लिए। आई इमीडिएटली अप्लाइड। एक तो मुंबई से बाहर जाने को मिल रहा था और हो गया सिलेक्शन, एंड व्हेन आई केम टू पुणे जस्ट फेल इन लव विद पुणे बिकॉज इट वाज सच अ रिफ्रेशिंग थिंग फ्रॉम मुंबई। ऑफ कोर्स मुंबई हैज इट्स good positives and I still love there and enjoy there, but पुणे तर पुणेच आहे। करेक्ट। सर म्हणजे सरांचा स्वाभिमान जो आहे त्यांनी त्यांना KSB कडे किंवा आपण म्हणूयात की दुसऱ्या जॉबकडे वळवलं, राईट की नाही? माझी स्वतःची एक ओळख असली पाहिजे। आणि सर यावरच मला हेही जाणून घ्यावंसं वाटतंय की फर्स्ट टाइम जेव्हा तुम्ही तुमच्या टीमला लीड किया, फर्स्ट टाइम जब आपने आपके टीम को लीड किया तब क्या फीलिंग थी? लाइक एक्साइटमेंट, प्रेशर, या दोनों मिक्स था? फर्स्ट टाइम टीम की अगर आप बात करें तो मैं अपना एक एक्सपीरियंस देता हूँ बड़ी टीम का इंडोनेशिया में। ओके। मैं रीजनल जॉब कर रहा था, रीजनल मार्केटिंग, हम लोग एशिया पैसिफिक की मार्केटिंग कर रहे थे। तो मैं जो रीजनल हेड थे उनके साथ मैं मार्केटिंग करता था। तो मैं हमेशा उनके साथ थोड़ा बहुत बोलता रहता था, सर इंडोनेशिया में बिज़नेस का बहुत पोटेंशियल है। हाँ, इतनी बड़ी कंट्री है, 200+ पॉपुलेशन है, और हम उधर कुछ भी नहीं कर रहे हैं, फाउंड्री नहीं कर रहे हैं। तो वो भी सुन के मेरी बात उन्होंने कहा होगा, चलो राजीव आप जाके यू बिकम द MD ऑफ दैट कंपनी। ओके। सो दैट वाज द फर्स्ट रियल when you say team, the big team and a big organization of people there. We had 150-200 people there because we had a foundry. तो वो एक मेरे लिए फर्स्ट टाइम एक्साइटमेंट, हाँ टीम लीड करने का, एक कंपनी लीड करना, एंड बीइंग अ बिट अनसर्टेन कि व्हाट टू एक्सपेक्ट। तो वो एक ऐसा फेज था कि आई वेंट with not much preparation or not knowing what I would expect, and I feel a lot of excitement, nervousness, but a thing which I felt ki a challenge, and when you go and face this thing with a new culture, new country, and you have to you are given the task ki you have to develop the market and the business in a foreign country, so and you have no prior experience in that. So I felt that was the most exciting period, challenging, and वो team Indonesian team थी, उनको lead करना, but Indonesians are very nice human beings, and they gave me a lot of love, affection, and supported me, and together with them we made good progress, good headway, and that was a good, when you say ना team lead करना, तो वो एक team याद आती है। पहले उससे पहले कंपनी में छोटी छोटी टीम्स तो करते थे, but that was the biggest challenge I felt, and like the stint in Germany, this was also a path-breaking experience for me, which kind of gave me confidence to lead a company or a team as well. Amazing, sir. Normally ऐसे कहा जाता है ना, मतलब एक फेमस डायलॉग है कि गुरुकुल के 3 नियम है, परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन। अच्छा। तो एक लीडर के लिए कौन से 3 रूल होने चाहिए? हर एक लीडर के अलग अलग रूल होते हैं। हाँ, आई फील, बट मैंने जो लीडर्स का what I practice is कि have to be very open, transparent, कि and visible to your employees. और एक चीज़ हमेशा प्रैक्टिस करिए, कम्युनिकेशन। बातचीत, कम्युनिकेट करते रहो, चाहे
चाहे वो लिटिल बिट क्रिटिकल हो, चाहे पॉजिटिव हो, बट यू नीड टू कम्युनिकेट continuously. This is very very important aspect in any aspect of life, I would say, but business के लिए बहुत important होता है, और खासकर एम्प्लॉयज़ के लिए कि जो भी छोटी छोटी बातें होती है जो कंपनी में हो रही है उनके साथ शेयर करो, ट्रांसपेरेंटली शेयर करो और फीडबैक देते रहो. सो दिस इज आई वुड से वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट aspects of a leader. Engaging with them is very very important. This is a part of communication. So these are some aspects which I practice, and also I would say that I also encourage them. I encourage my team कि हम काम करो, but don't go into the trap of being in a comfort zone. Okay. उसका मतलब ये है कि आप अगर एक काम कर रहे हो और continuously बहुत टाइम से कर रहे हो, तो आप you become of course a little bit sometimes relaxed and go into that comfort zone. And ये चीज़ मैंने अपने लाइफ और कैरियर में कभी मतलब I always avoided that कि हर एक स्टेज पे कोई भी अपॉर्चुनिटी आती थी, भले ही I was doing well in one, but never hesitated to take the new responsibility and role without worrying about the constraints, without worrying about all the difficult things which may come or not come. So that is something which I always communicate to our employees ki take new challenges, and this is the best part of your life where you can experience new things and become a much more complete person. जेव्हा जेव्हा रिअलाइज होतं की कम्फर्ट झोनमध्ये जातोय तेव्हा त्यातून स्वतःला बाहेर काढा आणि करून बघा की अनकम्फर्ट झोनमध्ये गेल्यानंतर आपण ते करू शकतो का, ते प्रेशर, त्या गोष्टींना आपण तितक्याच सहजपणे करू शकतो की नाही हे आपल्याला समजत असतं, आणि मग लर्न अनलर्नची प्रोसेस जी आहे ती सुरू राहते. सर, ऑन दिस नोट मला हे जाणून घ्यावंसं वाटते की सक्सेसचं डेफिनेशन प्रत्येकाची वेगळी है ना, तो आपके लिए सक्सेस का मीनिंग क्या है अब, और जब आपने 40 साल पहले काम करना शुरू किया था तब वो बदली है या स्टिल द सेम? बहुत बदली है. शुरुआत में सक्सेस का मतलब क्या था? सक्सेस का मतलब था कि हमको इंक्रीमेंट मिल जाए, प्रमोशन मिल जाए, और छोटी छोटी चीज़ मिल जाए. पहली कार ली उसका सक्सेस था. सो ऐसी चीज़ें में बहुत खुशी मिलती थी, सक्सेस फील करते थे. बट आज के आफ्टर ऑल दोज जर्नी एंड टुडे व्हेन at this position, success has a total different meaning. Success is what you feel when you see you bring happiness to your employees. Wow. You bring success to and satisfaction to your stakeholders. When I say talk about employees, I'll give you an incident. We got certified as great place to work. Wow, congratulations sir. I was feeling so successful. इतनी खुशी इतनी भी नहीं लगती कि हमको कंपनी का बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए या अच्छा ऑर्डर इनटेक मिला, सेल्स मिला, वो टेम्पररी होता है. और ये जो एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन जब होता है तो this is a different feeling, and this is where I relate success. तो this is how the success. ये लीडर का सक्सेस का डेफिनेशन है. Means any leader, I would say, they must be proud. They feel proud that when they achieve these things for others, for their company, for their investors, for their stakeholders, and more importantly for their employees. I think any leader, I'm sure everybody feels the same. Very true, sir. So this is, I would say, how the success definition changes over a period of time. सर, आज हम देखते हैं तो everyone is talking about work life balance, family, personal life balance. आप जब काम करते थे तो कैसा था? ये था सिनेरियो कि yes work life balance करना है, और या फिर काम 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 काम? हमारे टाइम में तो खैर काम काम और काम. There was always work, and I was a workaholic. It was different. It was a different atmosphere. But here I would give credit to my family, because my job में काफ़ी travel करना पड़ता था. And so it's not possible that you can do with the without the sacrifice of the family. है ना? ये success जो होती है ना, ये एक टीम की success होती है, family की. So you can travel freely, काफ़ी टाइम तक. अगर आपका वाइफ एंड पार्टनर दे कैन टेक केयर ऑफ ऑल द अदर थिंग्स एंड गिव यू दैट कंफर्ट. सो आई वुड से दैट इट वाज दीज थिंग्स हेल्प मी इन माय कैरियर.
But today's generation is डिफरेंट एंड वी आर अडेप्टिंग टू इट। हाँ, ये हर एक टाइम के साथ चेंज होना पड़ता है और आई थिंक कोविड ने भी हमको ये एक सीख दी है। आई थिंक एवरीबडी वुड एग्री दैट हम जब सोचते थे कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, वर्क लाइफ बैलेंस एंड ऑल, आई थिंक कोविड वॉज दैट पीरियड विच गेव अस दैट बिलीफ एंड टुडे वी ट्राई टू इनकलकेट दैट इन आवर कंपनी कल्चर। हमने ऑफिस में भी काफ़ी सारी फ्लेक्सिबिलिटी लाए हैं, हाँ, टू एंश्योर दैट द young employees, they feel motivated to stay with us and they have all these I would say expectations on a work-life balance. That is why they choose a great place to work. Correct. So we are changing. I think it's with times we change and we have to adapt ourselves to those times. सर, अगर आज हम देखते हैं ना, तो जब एम्प्लॉयज़ ज्वाइन करता है किसी ऑर्गेनाइजेशन को तो उनका एक पीरियड होता है कि सैलरी हाइक हो गई, पोजीशन मिल गया, ओके फाइन। अब दूसरी कंपनी में जाता है, अगेन द सेम प्रोसेस, तो और सैलरी बढ़ जाएगी, पोजीशन भी बढ़ जाएगी। आप पिछले 40 सालों से एक ही कंपनी के साथ जुड़े हुए हो, कंसिस्टेंटली एक कंपनी के साथ रहना, तो आपको लगता है कि वो ग्रोथ हो सकती है एक ही कंपनी के साथ 40 साल देना? किसी ने आपको नहीं कहा कि आपने चेंज करना चाहिए, शायद से आज आप जहाँ पे हो और ये एमडी की पोजीशन आपको बहुत पहले मिल जाती थी, ऐसे नॉर्मली लोग कहते हैं जो स्विच करते रहते हैं जॉब को। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि दिस इज़ वन ऑफ द बिलीफ कि जितना जल्दी जॉब चेंज करोगे उतना जल्दी राइज करोगे। खैर मेरे साथ मेरी सोच अलग थी, क्योंकि आई फेल्ट कि केएसबी ने जो भी मेरी एक्सपेक्टेशंस थी चेंज की, वो फुलफिल करी। एंड एक ही कंपनी में रह के, जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया कि मैंने एक डिपार्टमेंट में नहीं रहा, आई ट्राई कंटिन्यूसली चेंज्ड माय डिपार्टमेंट्स, माय रोल्स। हाँ, तो वो चेंज फीलिंग कंपनी में ही मिलती रही। और मेरा एक अच्छा था कि मुझे एक इंटरनेशनल एक्सपोजर एट माय यंग एज, जो केएसबी इज़ इंटरनेशनल कंपनी एंड कैन गिव दैट थिंग, तो वो चीज़ मुझे केएसबी ही में ही मिल गई। और मिलते मिलते जर्नी चलते चलते इतनी सारी मुझे अपॉर्चुनिटीज़ और एक्सपोजर मिले कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मैं 4 साल कोरिया में रहा, साउथ ईस्ट एशिया में रहा, तो ये सब जगह मैंने इतना एंजॉय किया, कल्चर, फैमिली ने एंजॉय किया, तो ऐसा कभी मन में आया ही नहीं कि दूसरी कोई कंपनी में देखना चाहिए। सो आई थिंक ऑल माई विशेज़ एंड ड्रीम्स गॉट फुलफिल्ड हियर। एंड होते होते आपने आज याद दिला दिया कि 40 साल हो गए। But I don't long time. But frankly, I don't feel that it has been 40 years and time has passed so nicely and with so much activities and so much things that you still feel the same vibe, same energy and the same zeal working in that company. सर, मेरा सिंपल मानना है कि आप जब जो काम करते हो उसमें आपको मज़ा आता है, जहाँ पे आप हो आपको वक्त कैसे गुजर जाता है समझ में नहीं आता है, बिल्कुल, तो वो बेस्ट प्लेस होता है। बिल्कुल, राइट, नॉट एवरी टाइम कि मेरे अकाउंट में कितना ज़्यादा पैसा आ रहा है, मुझे घर जाने के बाद कितना सुकून मिल रहा है, वो भी मैटर करता है। राइट, बिल्कुल। तो पीसफुल लाइफ बहुत इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज प्रेशर और लाइफ में कुछ अचीव करना, एम्बिशियस होना ठीक होता है, लेकिन एक टाइम पे वो आपको स्ट्रेसफुल भी करता है। हाँ, बट आई वुड से कि प्रेशर आपके जॉब में रहेगा। हाँ, सब में रहेगा। जैसे आपने कहा ना, एंजॉय करना जरूरी होता है। वो प्रेशर, एंजॉय योर वर्क, एग्जैक्टली, वो वर्क, वो प्रेशर, और आपको यू शुड फील सेटिस्फाइड जो आप कर रहे हो। हाँ, उसका अच्छा यू विल बी अप्रिशिएटेड, यू विल बी रिस्पेक्टेड एंड यू विल गेट गुड अपॉर्चुनिटीज। तो प्रेशर और वो सब चीज़ फिर ध्यान में नहीं आती है ज़्यादा, एंड दैट्स what make the journey very enjoyable. ब्यूटीफुल। थोड़ा हम कॉलेज डेज में जाते हैं, सिम्बायोसिस की कुछ मेमोरीज है, शेयर करना चाहेंगे? सिम्बायोसिस की, हाँ, मतलब अच्छी मेमोरीज हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग करके आए थे और केएसबी जैसी अच्छी कंपनी में काम भी कर रहे थे। सो आई जॉइंड सिम्बायोसिस एंड
उधर हमको अलग एक्सपोजर और अलग टीचिंग्स था, मार्केटिंग, फाइनेंस के बारे में। इंजीनियर होके इतना एक्सपोजर नहीं मिलता था स्टडीज़ में, तो वो MBA करने से उसमें काफ़ी पता चलता था, बिजनेस साइड का एक अलग दृष्टिकोण मिलता है। तो आई एन्जॉयड दैट, आई स्टार्टेड एन्जॉइंग दैट बिकॉज आई वॉज वेरी बिजनेस फोकस्ड। सो वो चीज़ मैच हो गई। सो इंजीनियरिंग प्लस बिजनेस दोनों साइड मिल गई, तो आई फेल्ट दैट आई एम डूइंग द राइट थिंग। ओके सर, कॉलेज में अब ये ना ये हो गया, हम कहेंगे कि स्टडीज अप्रोच। अब मुझे बताइए कि कॉलेज डेज वाला जो अप्रोच होता है ना, कि लेक्चर बंक करते हैं, चलो मूवी देखते हैं, क्योंकि आप तो राजेश खन्ना जी के बहुत बड़े फैन हो, तो यू नो वो कुछ मेमोरीज है कि कौन सा थिएटर था जहाँ पे आप जाके मूवीज देखते थे? हाँ, हम लोग कॉलेज में थे तो मुंबई में देखते थे। हमारे यहाँ, मैं चेंबूर में रहता था, तो बसंत थिएटर था और एक आशीष थिएटर था। तो उधर जाके कॉलेज में मूवीज़ देखते थे, जैसे सब लोग करते हैं। तो वो चीज़ तो हमेशा एक लाइफ का पार्ट है कि जिस दिन लगा कि लेक्चर आज थोड़ा बोरिंग है, टीचर बोरिंग है, तो इसलिए उस दिन हम, और राजेश खन्ना की मूवी लगी तो फ्राइडे फर्स्ट शो वाला, वो भी एक जुनून था कि वो भी देखना चाहिए एंड आके अपने दोस्तों को शेयर करना चाहिए। सो ऑल दोज वर अ पार्ट ऑफ लाइफ ड्यूरिंग कॉलेज डेज एज वेल एज ड्यूरिंग वर्किंग डेज एज वेल। सो दैट कंटिन्यूड। सर, कितनी पॉकेट मनी मिलती थी आपको? जब हम हॉस्टल में थे तो मे बी अराउंड 500 रुपीज़ करीब मिलती थी, तब की बात है। हाँ, बट हमारे टाइम में सैलरीज कुछ खास होती नहीं थी। तो व्हेन आई जॉइंड KSB तभी भी स्टाइपेंड मिलता था, इतना ज़्यादा नहीं था वो। तो फादर का सपोर्ट लेना पड़ता था, उनके सपोर्ट से हमने एक मोटरसाइकिल ली थी, तो उससे करते थे। बट धीरे करके जैसे ही आगे बढ़े तो फिर बिकेम सेल्फ सफिशिएंट, आई वुड से। और वो जो पॉकेट मनी था वो सबसे ज़्यादा किस पे स्पेंड होता था? लाइक पेट्रोल, फूड या मूवीज? आई थिंक खाने पे ज़्यादा होता था। Okay. So you're फूडी। आई एम स्टिल अ फूडी, बट अभी कंट्रोल करना पड़ रहा है थोड़ा। बट आई हैव बीन अ फूडी, आई एंजॉय फूड, ऑल काइंड्स ऑफ फूड। सो तो सब चीज़ एंजॉय करते हैं। तो ज़्यादातर थिंग आई वुड से पैसे फूड पे ही खर्च होते थे। और जब आप पुणे में थे और बाद में आपको लगा कि हाँ पुणे में ही मुझे रहना है, तर पुण्याची कुठली गोष्ट तुम्हाला असं वाटले की इस शहर ने मुझे अपना लिया है और मुझे इसे छोड़कर नहीं जाना है? पुणे में आके एक अच्छा लगा कि यू कुड, इट वाज नॉट सच अ ह्यूज सिटी लाइक मुंबई। और पुणे में हम लोग का एक तो वेदर अच्छा था, दूसरी चीज़ और एक बैचलर लाइफ लीड कर रहे थे, तो उसका अलग ही मज़ा था और फ्रीडम थी। तो एंड प्लस पुणे हैज़ सच अ मीन्स पीपल आर सो फ्रेंडली एंड वी यूज्ड टू, एंड डिस्टेंस आर एक्सेसिबल, आप कहीं भी जा सकते हो, आराम से जा सकते हैं। एंड हिल्स हैं, माउंटेन्स हैं, नेचर है। तो वो चीज़ हमको बहुत अच्छी लगती थी कि नेचर में जाके वी यूज्ड टू गो ऑन द वीकेंड्स। एंड ऑफ कोर्स फूड इज़ समथिंग वेरी गुड। हम हमेशा संडे को महाराष्ट्रन थाली खाते थे। हाँ, एवरी संडे एक प्रभात रोड पे रेस्टोरेंट होता था, स्वर्ण रेखा, आजकल बंद हो गया, तो उधर जाते थे और आई एन्जॉयड द फूड अ लॉट। आणि पुणेरी लोकांचा स्वभाव तुम्ही एन्जॉय केला की नाही? सुरुवातीला काय एक्सपिरियन्स होता? रोखठोक स्पष्ट पुणेरी आमचा बाणा. पुणे में आके मैं थोडं मराठी बोला तरी चालली आहे तर तुम्हाला? ठीक आहे, हां, माझी मराठी चांगली होती, पण आता मी बाहेर गेल्यानंतर थोडे आय थिंक इट हॅज डिटिओरेटेड. बट जेव्हा मी पुण्यामध्ये आलो तेव्हा मी माझ्या वडिलांना मला सांगितलं होतं की थर्ड लँग्वेज मला जर्मन किंवा फ्रेंच घ्यायची होती, पण त्यांनी मला सांगितलं नाही, तू महाराष्ट्रामध्ये राहणार आहे म्हणून मराठी घे. तर माझी थर्ड लँग्वेज मराठी होती आणि मग मी आलो पुण्यामध्ये. तर माय मराठी गॉट व्हेरी गुड रिफाईंड अँड मी आपले बॉस म्हणून आय यूज टू स्पीक मराठी. आय डेव्हलप्ड fluency in Marathi and I was comfortable also. So but if you ask me, typically Pune, it was different than Mumbai. I think it was very cultural oriented, very, as I said, language oriented, which I adapted, and I felt very comfortable and I liked good about was that the life was not as fast as Mumbai. And it gave time Nivant, it gave time to enjoy cultural activities. It had space for everything compared to a Mumbaikar, which I was. So slowly I became a Punekar, and the transformation was very easy.
बट आय फेल्ट इन पुणे यू हॅड मोर टाइम फॉर युअर सेल्फ देन. व्हेरी ट्रू. वेळ खूप महत्त्वाचा असतो आणि जेव्हा तुम्ही एका टीमला लीड करतात तेव्हा सुद्धा टीमला समजून घेणं, सांभाळण्यासाठी सुद्धा वेळ द्यावा लागतो. जब आप अपनी टीम को लीड करते थे तो मोटिवेशन और डिसिप्लिन का बैलेंस आप कैसे करते थे? गुड. टीम को ना मैं मोटिवेट करने के लिए मेरी एक आदत है जो मैं अक्सर ट्राई करता हूँ कि जो भी किसी भी लेवल का एम्प्लॉय हो उसका मैं नाम याद रखने की कोशिश करता हूँ. Okay. सो मैं वो नाम से बुलाता हूँ तो वो कनेक्ट होता है और मैं आई एम श्योर वो उनको मोटिवेट भी होता है, क्योंकि आई डू इट विथ मेकिंग दैट कनेक्ट एंड गिविंग दैट रिस्पेक्ट एंड अप्रिसिएशन टू दैट पर्सन. तो वो मेरा एक साइन है कि मैं कनेक्ट करने के लिए एक उनका नाम से उनको ट्राई करता हूँ, मतलब जितना हो सकता है. एंड डिसिप्लिन लाने के लिए मैं आई गिव वेरी ऑनेस्ट एंड फ्रैंक फीडबैक. अगर कुछ चीज़ मुझे फीडबैक के तौर पे देनी है एज एन इम्प्रूवमेंट एरिया तो मैं उसमें हेजिटेट नहीं करता. और तो वो एक कनेक्ट होने के बाद मुझे लगता है कि एम्प्लॉयज़ अंडरस्टैंड कि व्हाई आई एम सेइंग दैट एंड उनके इंटरेस्ट के लिए ही ये चीज़ कह रहा हूँ. तो दोनों चीज़ हो जाती है, मोटिवेशन भी एंड डिसिप्लिन भी. अमेजिंग. हाँ, सो ये चीज़ मैं प्रैक्टिस करता हूँ. सर, जब आपने अपना करियर शुरू किया था 80s 90s में, तब का टाइम और तब इंडस्ट्री और आज के टाइम में आपको क्या बिगेस्ट डिफरेंस लगता है? बिगेस्ट डिफरेंस तो स्पीड का है. हाँ, और कम्युनिकेशन है. उस टाइम हमारे यहाँ फैक्स मशीन हुआ करते थे. हाँ, तो सब चीज़ लिखते थे और करते थे और फैक्स से हम लोग कम्युनिकेट करते थे. फ़ोन कॉल्स भी इतनी इजी नहीं होते थे, इंटरनेट भी नहीं होता था इतना. तो इट वाज द कम्युनिकेशन वाज अ बिग चैलेंज. बट टुडे इट इज़ टोटली डिफरेंट. टुडे इट इज़ द इंफॉर्मेशन इज़ अवेलेबल मोर देन रिक्वायर्ड समटाइम्स एंड ऑल्सो द कम्युनिकेशन इज़ सो फास्ट एंड द टाइम्स आर डिफरेंट where the speed of doing the business and the way of adapting those things are changing. And I would say that today it is very important to adapt to these new I would say technologies, digitization, so that you can keep up pace fast and be ahead. Adaptability is important. Adaptability is paramount. Great sir. सर, कोई ऐसा मोमेंट शेयर कीजिए जब आपको एक टफ बिजनेस डिसीजन लेना था और आपको लगा कि ओके, इस वक्त ये सबको पसंद नहीं आएगा लेकिन मुझे लेना ज़रूरी है. एज अ लीडर ये ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से करना ही होगा. एक किस्सा सुनाता हूँ. मैंने जब KSB इंडिया का आई जॉइंड एज एन MD तो मेरे प्रीडिसेसर थे मिस्टर स्पीगल. तो उन्होंने हैंडओवर के टाइम मुझे कहा कि राजीव, एक चीज़ है जो आई एम हैंडिंग ओवर टू यू, जो अनफिनिश्ड टास्क होता है ना. तो उन्होंने कहा हमारे पास एक फाउंड्री है. हाँ, वो फाउंड्री काफ़ी सालों से प्रॉफिट नहीं कर रही है. हाँ, और दिस इज़ समथिंग विच यू विल हैव टू हैंडल. हाँ, तो अच्छा था. मतलब थोड़ा आई वॉज टेकन अ बैक, बट अच्छा लगा कि अप फ्रंट आई न्यू व्हाट टू डू एंड व्हाट वाज माय प्रायोरिटी. तो हम लोग ने टीम के साथ, टीम मेरी बहुत अच्छी है, उन्होंने दिल लगा के हमने 3-4 साल मेहनत करी, आइडियाज़ लाए, मेजर्स इम्प्लीमेंट करे. और वो फाउंड्री हमारी नगर में है, वाम्बोरी में. हाँ, तो वो फाउंड्री में 2 चीज़ होती है. एक हमारा एक मटेरियल होता है कास्ट आयरन और एक होता है स्टील. हाँ, तो दोनों में हमने काफ़ी सारे इम्प्रूवमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स और मेजर्स किए. तो 3-4 साल बाद स्टील की फाउंड्री को हमने टर्न अराउंड किया. हाँ, वो ब्रेक इवन हो गई. बट कास्ट आयरन जो थोड़ा सस्ता मटेरियल होता है उसमें हम लोग टर्न अराउंड नहीं कर पाए. हाँ, क्योंकि इंडिया में बहुत सारी कास्ट आयरन फाउंड्रीज होती हैं एंड उसका मतलब विथ योर कॉस्ट स्ट्रक्चर कई बार पॉसिबल नहीं है. तो फिर हमने डिसीजन लिया कि हम वो फाउंड्री बंद करेंगे. हाँ, तो दैट वाज वन ऑफ माय लेट्स से चैलेंजिंग डिसीजंस विच वी हैड टू टेक. ऑफ कोर्स द बोर्ड सपोर्टेड अस इन दैट. बट हमने वो डिसीजन लिया, बट हमने ये इंश्योर किया
कि कोई किसी की भी जॉब नहीं जाएगा। हाँ, तो हमने वो स्टील फाउंड्री की कैपेसिटी बढ़ाई, उसमें काम बढ़ाया और उनको शिफ्ट किया। हाँ, और आई एम सो हैप्पी दैट नाउ हम और भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और वो डिसीजन की वजह से हमको किसी को भी जॉब छोड़ने के लिए कहना ना पड़ा। सर, किसी भी लीडर के लिए बहुत बड़ा फैसला होता है ना, कि एम्प्लॉयज़ को कहना कि यू नो करेक्ट, आप नहीं काम कर रहे हो, बट आपने उसको इस तरह से टर्न अराउंड किया। करेक्ट, सो इसलिए बहुत अच्छा लगता है। टफ डिसीजन था एंड वी मेड इट इनटू एंश्योर दैट उसमें हम किसी का नुकसान ना हो। अमेजिंग सर, बहुत बहुत सही सीख आपने दी है कि प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन प्रॉब्लम्स में से हम सोल्यूशन को कैसे फाइंड आउट करते हैं और उसे यू नो अपॉर्चुनिटी में चेंज करते हैं। राइट, मतलब एक तरह से हम कहेंगे कि उन लोगों को एक नई अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम फिर से अपना बेस्ट दें और यू नो कंपनी के लिए कुछ करें। करेक्ट, और बहुत ज़रूरी होता है कि आप यू शुड नॉट हेजिटेट टू टेक सच डिसीजंस। हाँ, क्योंकि जितना ज़्यादा देर करेंगे उसमें फिर और है ना नेगेटिव होता है। तो इसलिए वन शुड टेक डिसीजंस ऑन, इफ़ यू आर नॉट एबल टू, यू हैव ट्राइड इनफ एंड यू हैव नॉट डन, सो देन टाइम कम्स दैट समटाइम्स यू हैव टू टेक अनप्लेजेंट डिसीजंस ऑफ क्लोजिंग दैट, बट एज यू सेड उसको हम अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करते हैं, तो नथिंग लाइक इट। अमेजिंग सर। सर, जब आप प्रेशर में या कॉन्फ्लिक्ट में होते हैं तो उस सिचुएशन के साथ आप कैसे डील करते हैं, कैसे उसको हैंडल करते हो? तो ये सिचुएशन ऐसी होती है कि बहुत ज़रूरी होता है, कई बार हमारी टीम्स में भी प्रेशर की वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स होती है एंड डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होती है, तो बहुत ज़रूरी होता है कि आप उस वक्त रिएक्ट ना करें। यू शुड नॉट, इमोशंस होते हैं, दैट इज़ गुड, पीपल शुड बी इमोशनल आई फील एंड शुड एक्सप्रेस इट, बट वन थिंग इज़ दैट उधर रिएक्ट नहीं करना चाहिए। और what I do is I try not to react and listen and let the situation, let the people, everybody speak their point of view. And then what views I have, I would speak individually to the person and not in front of others. So to convey my views, and so that it even if it is not matching with their views, they don't feel embarrassed. And this is how we try to do that, so that everybody gets a point to express their views and handle the conflicts, I would say. Great sir, और मुझे लगता है कि ये मंत्र बस यंग लीडर्स और बाकी लीडर्स के लिए ही नहीं, हमारे रोज की लाइफ में भी अप्लाई होता है कि यू नो रिएक्ट नहीं करना है, समझना है और फिर इंडिविजुअली बात करनी है। जो सर ने पहले कहा था ना, कम्युनिकेशन एंड यू नो ट्रांसपेरेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मैं अपने एम्प्लॉयज़ को भी देता हूँ। मैंने बोलता कोई अगर आपको बहुत ही कोई अच्छा ईमेल नहीं मिलता है या बहुत स्ट्रॉन्ग ईमेल मिलता है और आपका मन खराब हो जाता है और आपके मन में आता है हमेशा रिएक्ट करो इसको, तो मैं कहता हूँ आप रिएक्ट करो बट उसको भेजो मत, आप उसको आउटबॉक्स में डाल दो। हाँ, और कल सुबह फिर वापस उठ के फिर वापस पढ़ो, और मैं बोलता हूँ 90% ऑफ द टाइम फिर आप वो मैसेज चेंज करोगे। हाँ, क्या बात है सर। तो दिस इज समथिंग विच आई हैव ऑल्सो डेवलप्ड। मैं भी कई बार ये प्रैक्टिस करता हूँ, क्योंकि आई थिंक इमोशंस में डिले डिस्टेंस थोड़े कई बार गड़बड़ हो सकता है। क्या बात है सर, क्या बात है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मंत्र है। लाइफ में भी हम बहुत बार बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं कुछ सिचुएशंस में, तो या ड्राफ्ट करके रखो, नेक्स्ट डे थोड़ा सोचो, तब तक इमोशंस भी चेंज होते हैं और यू नो हमारा जो होता है ना कि अग्रेशन थोड़ा कम हो जाता है। एब्सोल्युटली, है ना? एब्सोल्युटली। इसलिए कहते हैं ना, रात गई बात गई। बिल्कुल बिल्कुल। मेनी थिंग्स चेंज व्हेन योर माइंड calms down and you think more pragmatically. वेरी ट्रू सर। सर, पंप्स एंड इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में आज सबसे एक्साइटिंग इनोवेशन क्या हो रहा है? काफ़ी सारे इनोवेशंस हो रहे हैं, स्पेशली आप सुन भी रहे होंगे कि इंटरनेट बेस्ड काफ़ी सारे इनोवेशंस हैं। तो पंप जैसी प्रोडक्ट में तो कंटिन्यूसली होता रहता है, चाहे वो क्या है कि पंप एक एनर्जी कंज्यूमिंग डिवाइस है ना, तो उसमें पावर कंज्यूम होता है। तो आजकल विथ मोर अवेयरनेस, सस्टेनेबिलिटी, तो हमेशा ये इनोवेशन चलता रहता है कि हम कैसे एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट बनाएं, हाँ, उसको कैसे स्मार्ट बनाएं। स्मार्ट मतलब जब उसको ऑप्टिमाइज यूज़ हो उसका, हाँ, तो इनोवेशंस काफ़ी चल रहे हैं आजकल की। जो ज़्यादा मैं एक तो
प्रोसेस साइड में है, मैन्युफैक्चरिंग में, बट जो फील्ड में है कस्टमर के लिए उनको पंप अवेलेबिलिटी और उनका एनर्जी एफिशिएंसी के लिए उनको कैसे अच्छे से मॉनिटर कर सकें, और उनको डाटा अवेलेबिलिटी और कब उसका मेंटेनेंस होना चाहिए, कब उसका पार्ट्स चेंज होने चाहिए, ये चीज़ पे काफ़ी हमारा स्ट्रेस है। और काफ़ी सारे हमने टूल्स निकाले हैं। एक हम कहते हैं KSB गार्ड, पंप पे निगरानी करता रहता है एंड इट गिव्स यू द इंफॉर्मेशन डेटा। सो ऐसी चीज़ें काफ़ी इनोवेट हो रही हैं जिससे कस्टमर्स को फ़ायदा है और इंश्योरिंग दैट द पंप हमेशा अच्छा परफॉर्म करे और अच्छी एनर्जी आउटपुट देते रहे। तो द इनोवेशन इज गोइंग ऑन इन ऑल द फील्ड्स, आई वुड से, इन द प्रोडक्ट, इन द प्रोसेस, एज वेल एज एट द कस्टमर साइट लोकेशंस एज वेल। सर, इससे ही जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल है, KSB जैसे लेगेसी ब्रांड के लिए इनोवेशन का मतलब क्या है? इनोवेशन अगर आप बोलो तो हमारे कल्चर में है। हाँ, KSB के कल्चर में अगर कंपनी देखा जाए तो अगर पंप की बात करें, हाँ, तो KSB इज़ वन कंप्लीट कंपनी जहाँ हर एक तरह के पंप आते हैं। हाँ, और आपको एक अगर मैं एग्जांपल दूँ, कई सारे एग्जांपल हैं कि कम इधर इंडस्ट्री में इंडिया में अगर पावर प्लांट में जैसे अगर पहली बार बॉयलर फीड पंप लाए तो वो KSB लेके आया, हाँ, जर्मन टेक्नोलॉजी से। चाहे वो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो आजकल काफ़ी चर्चा में है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, उनके रिएक्टर के लिए जो पंप्स बनते हैं, हाँ, वो पंप्स भी हम पहली बार इंडिया में ही कंप्लीटली बने हैं। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। तो हमारे DNA में और कल्चर में ही, जर्मनी में भी और इंडिया में भी, वी कंटिन्यूसली टू इनोवेट एंड इम्प्रोवाइज। हाँ, एक और एप्लीकेशन की बात करूं, हमारे यहाँ फ्लूक गैस आजकल वो बिजनेस थोड़ा कम हो गया है, बट FGD एप्लीकेशन जहाँ पर ये थर्मल पावर प्लांट से सल्फर डाइऑक्साइड निकलती थी, वो एप्लीकेशन के लिए, स्लरी एप्लीकेशन के लिए पंप लगते हैं। उसमें बहुत अजीब, मतलब बहुत एग्रेसिव मीडियम होता है, तो उसके लिए बहुत ही आपको करेक्ट मटेरियल चुनना पड़ता है। तो उसके लिए हमने वो वेरी रेजिस्टेंस कोटिंग, हाँ, वो भी एक यूनिक थिंग्स होती। तो ऐसी छोटी छोटी एक्सपेरिमेंटिंग बट ऑल्सो इम्प्रोवाइजिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग, continuously to find the right solution। और अगर आपने हमारा टैगलाइन देखा होगा, KSB solutions for life, so that happens just because of continuously innovating, and you will also be happy to note that in Pune we have another company, KSB Tech, with more than 300 young engineers. Wow. And they are working there, working on behalf of KSB Germany, and come day and night innovating good solutions and good subjects for our parent company. बहुत बढ़िया सर। और अगर हमने अभी देखा तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड इंडस्ट्री 4.0, इसे कैसे देखते हो आप? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये चैलेंज है या अपॉर्चुनिटी है? आई थिंक इट इज़ मोर ऑफ एन अपॉर्चुनिटी, आई वुड से, कि हमें जैसे अगर आप 4.0 की बात करें और मैन्युफैक्चरिंग में बात करें, तो यू मस्ट बी सीइंग दैट जैसे हमारी कंपनी है अभी 65 इयर्स ओल्ड है, पुणे में है, एंड विथ एजिंग वर्कफोर्स, हाँ, एंड द कॉम्पिटेंसी गेट्स रिटायर्ड, है ना। सो यू नीड टू ब्रिंग इन लॉट ऑफ I would say automation and digitization on the shop floor, and we, for example, we say smart factories, we have paperless factories। पहले हम लोग ड्राइंग पढ़ के वो पार्ट बनाते थे, आजकल स्क्रीन्स लगे हैं एंड उससे देख के करते हैं। तो ऐसा चेंज आ रहा है कि थिंग्स आर बिकमिंग मच मोर एफिशिएंट। इनफैक्ट आपको अगर एक एग्जांपल दूं, हम डिजिटल ट्विन की बात करते हैं कि हमारे जो पंप टेस्ट होते हैं, तो हमने वो डिजिटल ट्विन बनाया है कि वो पंप जो टेस्टिंग हमारे टेस्ट बेड पे हो रहे हैं, कस्टमर को आने की जरूरत नहीं है, वो अपने ऑफिस से या अपने लोकेशन से वो पंप को टेस्टिंग देख सकते हैं। सो इट इज़ गुड फॉर बोथ द कस्टमर एज वेल एज अस।
So these innovations or these developments are happening, and I think so this is our opportunities. कई बार ये होता है कि challenges ये होता है कि इसका ROI नहीं मिलता, return on investment, but I think these are insignificant things, in my opinion, because once you do this, the benefits are so much great, and you cannot always measure those benefits. But it gives a lot of positivity to business. And the long-term impact also. Long-term impact, and making that change process much more sturdy and reliable. अभी हम देखेंगे तो मेक इन इंडिया वेव है, और ये इनिशिएटिव जो है वो रियल ग्राउंड लेवल पे कितना इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है? मेरे हिसाब से बहुत कर रहा है। हाँ, कि एज अ कंपनी KSB हमने बहुत इसका बेनिफिट दिया है, क्योंकि हम जितने भी है ना जर्मन प्रोडक्ट्स होते हैं, हम उसको इंडिया में लाते हैं तो उनको लोकलाइज करते हैं। Correct. और लोकलाइज करने से हमारी सप्लाई चेन बढ़ती है, जॉब्स क्रिएट होते हैं। In the last 3-4 years we have employed more than 500 people. So this itself is a testimony to the fact कि how we are growing our business. And I would say that this all is helping, this Make in India initiative is helping, because आप जब jobs में participate करते हो, टेंडर में participate करते हो, there are preferences and weightages given कि आप अगर local बनाते हो तो it gives you a much more better preference, and it helps the country in import substitution as well. सर, आपके नज़रिए से एक एंटरप्रेन्योर और एक कॉर्पोरेट लीडर दोनों में क्या कॉमन क्वालिटीज़ होती है? दोनों कॉर्पोरेट लीडर और एंटरप्रेन्योर में आई थिंक एक विजन फॉर मिड टर्म लॉन्ग टर्म बहुत ज़रूरी होती है। हाँ, क्योंकि एक विजन अगर आप रखते हो और उस हिसाब से देन यू हैव टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन रिसोर्सेज in all the necessary things today, because those investments come to fruit after 2-3 years, and then you can realize those vision. So it's very important and a very I think mandatory that this vision and investment is very a common thing, which I feel these are the core area of their responsibility. थैंक यू सर, आपका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा यंग लीडर्स को जो है वो इंस्पायर करेगा और डिसीजन मेकिंग के लिए उन्हें आसानी होगी। सर, आप पिछले 40 सालों से अलग अलग टीम को लीड कर रहे हो। आज यंग फाउंडर्स जो है वो अक्सर एक चीज़ के साथ स्ट्रगल करते हैं कि टीम बनाना और ट्रस्ट करना। आपके हिसाब से स्ट्रॉन्ग टीम बनाने का कोई फॉर्मूला है? ऐसा कोई रॉकेट साइंस फॉर्मूला नहीं है, बट सिंपल है। मैंने शुरू में कहा था कम्युनिकेशन और ओपननेस। जितना आप ओपननेस ट्रांसपेरेंसी रखोगे, आई थिंक वो ट्रस्ट बहुत जल्दी बनता है। एंड वही एक चीज़ आई थिंक हर एक यंग मैनेजर्स को कहूँगा कि ट्राई टू हैव open dialogues, transparency, and feedbacks, and strong communication with your teams, and always ensure that you appreciate their small successes, be a part of their journey, and create that atmosphere that they can easily or feel free to come to you anytime with any problems or anything which they would like to communicate. And if you keep that door open of communication and if you keep that openness, टीम बहुत जल्दी और आसानी से बन जाती है। क्या बात है सर। सर, कोई सिंपल लाइफ लेसन जो हर यंग एंटरप्रेन्योर को याद रखना चाहिए? इस लाइफ जर्नी में या इस प्रोफेशनल लाइफ में फेलियर्स जरूर आएंगे। हाँ, एंड कोई भी इससे बचा नहीं है। दिस इज समथिंग विच हैपन्स। फेलियर्स आर बाउंड टू हैपन, और होने भी चाहिए, क्योंकि उससे हम लोग बहुत सीखते हैं। एंड दैट इज हाउ वी मैच्योर एंड वी ग्रो अप। सो लाइफ लेसन ये है कि फेलियर से कभी भागे ना, एंड दिस विल बी अ पार्ट ऑफ योर जर्नी। इट्स ओनली दैट यू शुड टेक द लर्निंग्स and come back stronger. And this is something which I would always advise any entrepreneur. Secondly, always remain focused. फोकस होना बहुत ज़रूरी है कि अपना विज़न क्या है और अपना गोल क्या है, और वो उसकी तरफ करते रहना है। It may get delayed, but it will never go away from you. And that is very important कि you stay focused and take failures
as a necessary thing in a part of your journey. करेक्ट है सर। सर आज के यूथ को ना सब कुछ फास्ट चाहिए, सक्सेस भी, रिजल्ट्स भी, तो आप उन्हें पेशेंस और लॉन्ग टर्म थिंकिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे? या आपके टाइम पे भी ऐसा था कि हाँ मुझे भी फास्ट चाहिए? नहीं, हमारे यहाँ इतना नहीं था। जैसे कहा कि आजकल लोग बाग जॉब भी फटाफट चेंज कर लेते हैं टू गेट दैट सक्सेस, बट मेरी तो हमेशा ये राय रहती है कि there is no shortcut to success. And ठीक है, किसकी जल्दी हो सकती है, किसकी थोड़ा टाइम लग सकती है, the timing can different, but जर्नी वही होती है कि जितना आप सीखोगे, जितना आप एक्सपीरियंस करोगे, वो आगे जाके आपको एक लॉन्गिविटी बढ़ा देती है। हाँ, इट इज़ द मोर यू हैव पेशेंस, द मोर यू आर विलिंग टू लर्न एंड स्पेंड दोज अर्ली ईयर्स इन दैट एक्सपीरियंस, इट विल इंक्रीज योर लॉन्गिविटी ऑफ योर कैरियर, ऑफ योर प्रोफेशनल लाइफ, एंड दैट इज़ व्हाट आई कैन से, एंड दैट विल यू विल रियलाइज दैट लेटर ऑन योर लाइफ दैट वॉट एवर यू आर फेसिंग टुडे यू हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू। सर ज़रूरी नहीं है कि आपने हमेशा सक्सेस को ही एक्सपीरियंस किया है, राइट? लाइफ में आपको फेलियर का भी सामना करना पड़ा होगा। तो लाइफ में फेलियर, रिजेक्शन, इसके साथ जब हम डील करते हैं तो हमारा अप्रोच कैसा होना चाहिए? कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, बिल्कुल, कुछ लोग बाउंस बैक करते हैं, तो उस बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? वही चीज़ जो मैंने कहा कि फेलियर्स, हाँ, मेरे इन माई कैरियर्स ऑल्सो आई फेस दो सिचुएशंस एंड इट कैन बी वेरी डिस्टर्बिंग। कई बार you feel not good, of course anybody would, and important is to not lose your composure and take any rash decisions. And it is very important to it is always good if you reflect on it, spend some time and see what went wrong, analyze it, but give it time, because as with everybody, I think वो time भी चला जाता है और every day the new opportunity comes in every aspect of life. So I would say that the only thing is avoid taking any rash decisions, give it time, reflect on it, and take the learnings, and again stay focused on what you have to achieve. थोड़ा पॉज ज़रूरी होता है। बिल्कुल पॉज ज़रूरी होता है, बिकॉज यू नीड टू गैदर योर सेल्फ, यू नीड टू रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट हैज़ हैपेंड एंड लेट द सिचुएशन पास एंड लेट द टाइम पास एंड वेट फॉर द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। वेरी ट्रू सर। हमारे भारत का भविष्य बहुत अच्छा लगता है क्योंकि अभी हम देख रहे हैं तो स्टार्टअप का जो इकोसिस्टम है वो बहुत अच्छे से डेवलप हो गया है और काफ़ी ग्रो भी हो रहा है। तो आपको क्या लगता है कि हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? इट्स आवर पीपल, आवर यंग पॉपुलेशन। आई थिंक हम जब ग्लोबली भी बात करते हैं, हम लोग मेरे कलीग्स ओवरसीज से बात करते हैं, चाहे वो चाइना से या जर्मनी से, तो वी ऑल हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग एडवांटेज दैट वी हैव अ वेरी यंग वर्क फोर्स, एंड यू नो maybe 70% of our young force is less than 32, 33. So this is a very positive sign for the future, and for the next 2-3 decades where you see other countries are struggling, and I feel this is our biggest strength. And in Pune itself you may see so many companies, GCCs are coming here and involving and doing the work here. So it's a good sign. I think the know-how increases, the know-how transfer happens, and I think this is the biggest trend the country has today. Sir, KSB में Gen Zs हैं? Gen Zs हैं और इट इज़ देयर, आई वुड से, और हमारी जो एवरेज एज है वो भी कम होती जा रही है, बिकॉज केएसबी में एक खास बात यह है कि बहुत सारे लोग काफ़ी लंबी इनिंग्स खेलते हैं, हाँ, बट नाउ वी हैव लॉट, एवरी ईयर वी टेक न्यू एम्प्लॉयज़, तो नाउ इट्स अ गुड मिक्स ऑफ senior people, I would say, and younger ones, and including Gen Zs. तो Gen Zs का approach आपको कैसा लगता है? They like to enjoy, they like to celebrate, they like communication, they like to be a part of any activity. So this makes the company more energetic. And हम लोग आजकल हर एक फेस्टिवल कंपनी में सेलिब्रेट करते हैं, हर एक इवेंट सेलिब्रेट करते हैं, हर एक सक्सेस सेलिब्रेट करते हैं। वो इम्पोर्टेंट भी होता है ना, टीम बहुत को इम्पोर्टेंट एक होता साथ है, रखने
बिल्कुल बिल्कुल। और वो चीज़ उनसे ही सीख रहे हैं हम लोग कि हाउ टू एंजॉय every moment and live in those moments so those becomes good memories. अमेजिंग सर। और एक बात मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ESG यानी एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस और सस्टेनेबिलिटी हर बोर्ड रूम का टॉपिक होता है। Correct. क्या आपको लगता है कि ये एक कंप्लायंस ट्रेंड है या जेन्युइनली ये एक बिजनेस फिलॉसफी भी बन सकता है? शुरुआत में आई वुड एडमिट कि शुरुआत में हमको भी हम लोग इसको कंप्लायंस की नज़रिया से देखते थे, हाँ। बट एज टाइम पास्ड एंड एज वी गॉट more involved as leaders, when we got more involved, I think it is becoming more as a culture or a company culture for us, हाँ। हमको आजकल हम लोग ना जो CSR प्रोजेक्ट्स होते हैं हम उसमें काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं, हाँ। और उसमें बहुत ही मज़ा आता है और बहुत ही अच्छा लगता है, सेटिस्फाइंग फीलिंग, हाँ। हम एग्जांपल देते हैं कि हमने एक फाउंड्री, हमारी फाउंड्री वाम्बोरी में है, तो उधर हमको एक प्रोजेक्ट प्रपोजल आया कि एक लड़कियों का स्कूल है, प्राइमरी लड़कियों का स्कूल, उनकी गवर्नमेंट स्कूल, उनकी छत सब टूट गई हैं, हाँ। बारिश का पानी आता है, एक प्रॉपर वॉशरूम नहीं है, और तो वो एक ऐसा प्रपोजल आया तो इमीडिएटली टच्ड आवर हार्ट्स। हम लोग खुद गए, हमारे HR और मैं भी, and we selected that project as a CSR school for KSB and for us, and we made that school, and इतना अच्छा लग रहा है कि now that girl population of that school is increasing. It has, आप बिलीव नहीं करेंगे, क्लासरूम्स में स्मार्ट TVs लगे हैं, वॉल्स पे अच्छी पेंटिंग्स, so it's much more better than a normal classroom which others would have. एंड उधर उसी इलाके में एक प्राइवेट स्कूल भी है, तो हमने मिशन रखा है कि सबको इधर ट्रांसफर कराएंगे। बट एनीवे, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, तो यू गेट इन्वॉल्व्ड एंड यू गेट फील सो सेटिस्फाइड विद सच थिंग्स। सो आई थिंक दिस टाइम्स आर चेंजिंग, मोर देन कंप्लायंस इट इज बिकमिंग आल्सो समथिंग वेरी इमोशनल एंड इनर कॉलिंग होता है, इनर कॉलिंग होता है। एंड एट सम एज ऑफ योर प्रोफेशनल लाइफ यू फील, यू से ना, यू हैव टू गिव बैक टू द सोसाइटी एंड थिंग्स, तो वो चीज इजीली कंपनी के द्वारा आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, है ना। अमेजिंग। और मुझे लगता है कि ये भी एक वैल्यू होती है उस ऑर्गेनाइजेशन की, बिल्कुल, जो उसके कल्चर को डेवलप करती है। बिल्कुल। एंड KSB में तो ये शुरू, बिफोर दिस बिकेम स्टैट्यूटरी, KSB हैज बीन प्रैक्टिसिंग दिस फॉर मेनी डिकेड्स। ग्रेट सर, ऑल द बेस्ट फॉर दैट। सर, आपका एक्सपीरियंस देखते हुए आज अगर कोई यंग एंटरप्रेन्योर आपसे पूछे कि सर एक हैबिट बताइए जिसकी वजह से मैं अपना सक्सेस डिसाइड कर पाऊंगा, तो आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? एक हैबिट, हाँ? तो एक हैबिट जो मैं खुद प्रैक्टिस करता हूँ, इट इज़ एग्जीक्यूशन ऑफ योर आइडियाज़। इट इज़ what I always say to my team is, जो भी आपके आइडियाज़ हैं, जो भी आपने सोचा है उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, हाँ। बिकॉज you will get many advice, ideas, उसकी कोई कमी नहीं होती है, and the people who stand out is who take the onus to implement those ideas and execute those ideas. So I would say, if anything, one, अगर आप एक habit बोलोगे तो in your life execute continuously. You may learn, you may not be always right, but you will still learn out of it, but you will get that experience. So execution is very important in this. और सर, इसमें से हमें सक्सेस मिलेगा नहीं मिलेगा वो नहीं जानते, लेकिन एक्सपीरियंस जरूर मिलेगा। एक्सपीरियंस जरूर मिलेगा, and that is what is important, and that will enrich your journey. वेरी ट्रू सर। सर, आपकी पर्सनालिटी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये मैं इसलिए कहना चाहती हूँ क्योंकि सर अपने लाइफ को जैसा मन कहता है वैसा जीते हैं, जो दिल में है वो जुबां पे होता है। और अभी वो राउंड होगा जहाँ पे सर के लाइफ की कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हमें पता चलेगी वेरी क्विकली। सो रैपिड फायर राउंड अब होने जा रहा है। सक्सेस आपको एक रात में नहीं मिलता है, उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, सालों साल देने पड़ते हैं, तब जाके हम सक्सेस को एक्सपीरियंस करते हैं। और जो पिछले 40 सालों से KSB जैसे ग्लोबल ब्रांड के साथ जुड़े हुए हैं, मिस्टर राजीव जैन सर हमारे साथ है। अब होगा उनके साथ रैपिड फायर राउंड। सर, आर यू रेडी? आई एम रेडी। सो मुझे बताइए कि महाभारत का कौन सा पात्र है जो आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता है? अगर आप वो पूछें तो मैं कृष्ण जी का नाम पहले आता है। आई थिंक उनका रोल काफ़ी अहम था कि वो दोनों साइड्स को एक तरीके से बैलेंस करते थे, और वही हमको
ऑफिस में, लाइफ में, अपने जॉब में करना पड़ता है. सो इट्स वेरी वेरी एप्ट एंड वेरी रिलेटेड टू दैट. जो सही है वो फैसला लेना चाहिए. जो चाहिए बिल्कुल वो फैसला लेना चाहिए. ग्रेट. वर्स्ट मूवी यू एवर हैव सीन. एक घटिया आपको लगा मूवी देखी आपको और लगता है कि ये बेकार थी. I don't remember such movies, I would say. Okay, आपका निकनेम क्या है? मेरा निकनेम है मिंटू. मिंटू. Friends still call me. Wow, lovely. Sir, आप morning person हो या night owl? I was a night out person, but slowly I'm changing because lifestyles change. तो आजकल I don't stay too long. And I try to get up early morning, because to me the best part of the day is my morning tea and my newspaper. And also I have a new companion in my family, a dog. Wow. तो उसके साथ टाइम बिताते हैं, वाइफ के साथ बैठते हैं, तो दैट इज माय बेस्ट पार्ट ऑफ द डे. I said wow because I am a dog person. Really? सर मोहम्मद रफ़ी या किशोर दा? किशोर कुमार. कौन सा गाना? प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है. सर मैम बहुत खुश होती होंगे, है ना? मैम भी गाती हैं. अच्छा. तो हमने एक छोटा सा करोके भी घर पे लिया है. कभी कभी मूड में आए तो करते हैं, तो दोनों मिलके. बट शी सिंग्स बेटर देन मी. वाओ. और आप डांस भी अच्छा करते हो? डांस तो मेरे खैर हम लोग कॉलेज से हॉस्टल में रहे हैं, तो डांस तो इंडियंस को सभी को मज़ा आता है. किसी को खाली बीट चाहिए और हम लोग सब हिलने लगते हैं. क्या बात है. आपके लिए सर एक स्पेशल मूव थोड़ी देर के बाद सबके लिए पेश करेंगे. मैं जानती हूँ वो कौन सा है. सर वेकेशन इन इंडिया और अब्रॉड? और अब्रॉड. माय सन इज इन लंदन, तो उसी टाइम फैमिली टाइम होता है. हाँ, फैमिली टाइम होता है. और हम दोनों बहुत क्रिकेट स्पोर्ट्स के फैंस हैं. हाँ, एंड आपको पता है लंदन में जुलाई में क्रिकेट होता है, लॉर्ड्स में होता है, विंबलडन होता है. तो हमारी दोनों के शौक हैं और ये फिक्स हो गया है. तो हम लोग दोनों वी सन एंड फादर बॉन्ड इन जुलाई इन लंदन. वाओ. सो आप ट्रूली स्पेंड क्वालिटी टाइम. और बिल्कुल दो पैशंस हैं दोनों के हैं, वो हम लोग एंजॉय करते हैं. ऑलराइट. अ गो टू प्लेस फॉर अ पीसफुल वैकेशन? एनीवेयर इन यूरोप, बिकॉज वी लाइक यूरोप. But one of the good places where we have enjoyed is Maldives. I feel that is one memorable place. We went on our silver jubilee, so that is something which I feel is one of the good memories. Amazing. A song that perfectly describes your life? Zindagi ek safar. Sir, I was about to say that. Zindagi एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना. लेकिन आपको मैं बताती हूँ यहाँ आगे बहुत कुछ होने वाला है. राइट. महानायक बिग बी का कोई डायलॉग डिलीवर करेंगे या राजेश खन्ना साहब की सिग्नेचर स्टेप करेंगे? राजेश खन्ना की सिग्नेचर इज माय फेवरेट एक्टर. और मैंने अपने बेटे की शादी में उनका गाना संगीत में वाइफ के साथ किया था. गोरे रंग पे इतना गुमान न कर. तो वही उसका सिग्नेचर स्टेप. Here we go. Thank you sir. Thank you so much. हर लीडर को लाइफ में हमेशा कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेने पड़ते हैं. किसी को हाँ, किसी को ना कहना पड़ता है. और अब राजीव सर येस नो गेम में किसे हाँ किसे ना कहते हैं, ये हमें जानना है. सो आप कहिए. ठीक है Sir, would you hire someone purely based on gut feeling? Mostly no, but sometimes once in a while you do that. Okay, so 50-50. 50-50 I would say. Okay. Would you ever switch industries just for passion? No, not really. I think it has to be more also passion, including with development and growth also. Have you ever dozed off in a meeting? Meeting में कभी आप सोए हो? बहुत छोटे टाइम के लिए. नैप लिया है. नैप लिया है. ना भी पड़ता है यार. Okay. Ever sent an email to the wrong person? Yes, and उसके बाद मैंने बहुत स्ट्रगल किया कि उसको कैसे मैं उसको कैसे मैं वापस ला सकूं. But it was रोक सकूं, but it was too late. I replied to my colleague, but the customer was in the loop. वो खुश हो गया होगा. वो खुश हो गया होगा. मुझे पता चला कि क्या डिसीजन ले रहे हैं.
Okay. Do you like performance reviews? Yes, I like performance reviews because it's a time to give good feedback to the employees, and it is a must. It is a must. Okay. Have you ever Googled yourself? Very long back I did that. जरूरी भी होता है ना क्या हो रहा है डिस्कस बहुत पहले किया था जब अब I don't remember, but it must be quite some years back. Okay. Are you active on family WhatsApp group? Yes, I'm very active in family WhatsApp group in the sense कि हम family WhatsApp group में होता है ना exchange of ideas और greetings and this. तो किसी का भी बर्थडे हो, किसी का भी हो, तो मैं खाली हैप्पी बर्थडे नहीं लिखता, तो मैंने आदत बना रखी है, आई राइट समथिंग लॉन्ग एंड ट्राई टू मेक दैट ग्रीटिंग मोर मीनिंगफुल, और वो फैमिली के लिए अच्छे से आ जाता है. क्या बात है सर, क्या बात है. यहाँ पे लोग इमोजीज के जरिए अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं सर, तो लॉन्ग टेक्स्ट भेजते हैं. एंड आई डू दैट इंटेंशनली, क्योंकि मेरे नीस और लड़के और डॉटर इन लॉ दे आर वेरी, एज यू सेड, इमोजीज हैं. तो वो हम लोग का, आई ट्राई टू शो व्हाट आवर जनरेशन वाज मोर डिटेल्ड एंड मोर एक्सप्रेसिव इन वर्ड्स देन इमोजीज. क्या बात है, क्या बात है. जरूरी होता है सर, वो जरूरी भी होता है, एंड आई थिंक दे अप्रिशिएट इट वेल. दे आल्सो अप्रिशिएट. व्हाट्सएप के जो फॉरवर्डेड आते हैं उसे आप एंजॉय करते हो? नो, बिल्कुल नो. आई डोंट लाइक. आई फील इफ इट्स अ गुड इंफॉर्मेशन then it's okay, but forwards I hate because there is no creative or your own value addition, and you are trying to influence your views by somebody else's saying, so I don't like that. Okay. Do you think meetings could be shorter? Could be shorter, but it is very important I make it a practice that I entrust the task of a meeting to somebody in the group, and post that meeting that person has to send a small minutes of meeting on that particular day itself. Apart from making that minutes of meeting, I also entrust that person to fix the next meeting date on those points. तो वो मिनट का मजा होता है. हाँ, नहीं तो मीटिंग डिस्कस की बात हो गई, चले गए, सब लोग भूल गए, और सीरियसनेस बढ़ जाता है कि सर पता नहीं क्या टास्क देंगे. बिल्कुल. सर, एक तरफ से मैं कहना चाहूंगी कि आप लीडर्स को तैयार कर रहे हो. That's what I said, execution and more on the ground. Very true, sir. आपने yes no round इतना बेहतरीन खेला है कि आपके लिए तालियां बनती है ना? Thank you. अब है हमारा वो सेगमेंट जहाँ पे आपको आपके एक्सप्रेशंस को इमोजीज से बयां करना है. एंड सर, आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन है. सर, मिड वीसी में वाईफाई गोज डाउन. हाँ, लिंक टूट जाती है. लिंक टूट जाता है, फ्लो मोमेंटम मीटिंग का खराब हो जाता है. वेरी ट्रू सर. जीएसटी अपडेट, क्या बात है. ऑफिस गॉसिप वेरी इंटरेस्टिंग. आई लव टू हियर ऑफिस गॉसिप्स. सर, कभी ऐसा हुआ है कि वहाँ पे लोग बस गॉसिप कर रहे हैं और आपने कहीं से सुन लिया है, ओके ये डिस्कशन हो रहा है क्या? जैसे कभी कंपनी में इंक्रीमेंट्स अनाउंस हुए, कुछ इवेंट अनाउंस हुए, तो क्या गॉसिप हो रही है, क्या ट्राई टू आपके सोर्सेस है? सोर्सेस नहीं, ऐसे कुछ नहीं है, अपने आप एम्प्लॉय आके खुद बताते हैं. क्योंकि आपने वो ट्रांसपेरेंट रिलेशनशिप रखा है. तो मैंने खुद ही पूछता हूँ क्या, व्हाट इज, तो पीपल आर फ्री टू स्पीक एंड दे शेयर दोस थिंग्स. ग्रेट. सर, लॉन्ग एयरपोर्ट सिक्योरिटी क्यूज, नॉट सो गुड. दोज आर वेरी बोरिंग एंड टाइम एंड इरिटेटिंग समटाइम्स. सर, एक्सीडेंटली हिटिंग रिप्लाई ऑल, नहीं, वो मैं केयरफुल हूँ. वो जो पहली मिस्टेक थी. हाँ, पहली मिस्टेक थी, तो आई एम वेरी केयरफुल एंड आई एम क्वाइट ओके. ओके, इंटरेस्टिंग. सिटी टॉक्स पॉडकास्ट में आकर कैसा लग रहा है? आई हैव एंजॉयड इट थरोली एंड it's been a great experience, nice experience to speak out to all your questions. थैंक यू सर. और हमें भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया, और मुझे ऐसा लगता है कि मतलब काफ़ी देर से जब हम बात कर रहे हैं तो आपकी पर्सनालिटी ये काफ़ी एक्सट्रोवर्ट है, ऐसा लगता है. इज इट ट्रू या ये बदल गया? ये बदल गया है. व्हेन माय younger days I was very much introvert, shy boy,
हाँ, ज़्यादा किसी से बात नहीं करता था। आई वॉज ऑन माई सेल्फ। बट ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ फिर? ये ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप हुआ है क्योंकि लाइफ ने, KSB ने बहुत एक्सपोजर दिया अलग अलग, एंड मैं जो इतनी कंट्रीज़ में घुमा हूँ और वो एक्सपोजर मिला, उनसे मैंने फ्रेंडशिप्स की हैं, एंड दैट हैज़ चेंज माई पर्सनालिटी एंड आई स्टार्टेड एन्जॉइंग इट। हाँ, कि आप जब वो चीज़ एन्जॉय करने लगते हो कि आप दूसरों से मिलते हो और दूसरे कल्चर को यू अडेप्ट and you feel enjoyment in that changes your personality, and that is what has happened today. And today I would say the younger generation inspires me and makes me more energetic and brings that energy to engage with them. क्या बात है, क्या बात है। इसी नोट पर अब मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि जैसे कि सर राजेश खन्ना साहब के फ़ैन हैं और उन्होंने कहा है कि ज़िंदगी बड़ी नहीं लंबी होनी चाहिए। बिल्कुल, राइट? बिल्कुल। तो बाबू मोशाय, बहुत अच्छा लगा आपसे भी बात करके, मज़ा आया। बहुत मज़ा आया, मुझे भी बहुत मज़ा आया। थैंक यू रेडियो सिटी फॉर दिस अपॉर्च्युनिटी. ही संधी दिल्याबरोबर मी आभार आहेत. थँक्यू सर, थँक्यू. आम्हालाही खरंच खूप छान वाटलं आणि नक्कीच या पॉडकास्टमध्ये तुम्हाला काय काय आवडलं ते खाली आम्हाला कमेंट्समध्ये वाचायला नक्कीच आवडेल. जरूर सांगा आणि पुढच्या एपिसोडमध्ये आपल्यासोबत कोण असणार आहे हे जाणून घेण्यासाठी सबस्क्राईब करा रेडिओ सिटी मराठी आणि बघत राहा सिटी टॉक्स पॉडकास्ट. माझ्या म्हणजे RJ शोनाली सोबत.